ऐसा भी कुछ है क्या, हमें वो भी देखना होगा। खाली चंद्रशेखर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लेवल पे मिल रहे हैं या कहीं और से इशारा है, हम इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम ये सोचते हैं कि ऐसी बात नहीं है और चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य मिल रहे हैं और आजम खान भी मिल रहे हैं, ओवैसी भी मिल रहे हैं, ये मिलके अपना एक थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको फायदा जरूर होगा। नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। 2 साल का समय बचा हुआ है और उससे पहले पंचायत का चुनाव है। अभी तो समय है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो तेजी से शुरू हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद के चर्चे जोरों से इस वक्त हो रहे हैं। कल लखनऊ में उनकी मुलाकात हुई स्वामी प्रसाद मौर्य की। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी लोकदल में रहे, बसपा में लंबे वक्त तक रहे, वो बीजेपी के साथ रहे, समाजवादी पार्टी के साथ रहे और उसके बाद 24 में वो सपा से अलग होते हैं, एक अपना अलग वो दल बनाते हैं। कल जब चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात स्वामी प्रसाद मौर्य से हुई तो उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया और ये कहा जाने लगा कि चंद्रशेखर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी वो कर रहे हैं और अखिलेश यादव वाला जो फार्मूला है पीडीए वाला, उसी फार्मूले को चंद्रशेखर आजाद अब अपनाने जा रहे हैं। 27 की तैयारी कुछ इस तरह से चंद्रशेखर आजाद करने वाले हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो सोच रहे हैं, जिस तरीके से वो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और ये कहा जाने लगा कि अखिलेश वाले फार्मूले को चंद्रशेखर अपनाएंगे। तो उससे क्या वो अपना भविष्य तलाश रहे हैं या फिर वो इंडिया अलायंस को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए वो ऐसी रणनीति बना रहे हैं। हालांकि तमाम दल हैं वो दूसरे दलों को नुकसान भी पहुंचाते हैं और अपने भविष्य को भी बनाने के लिए वो ऐसी रणनीति बनाते हैं। जी हाँ, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिनके साथ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गए, जनता उनको समझ ही नहीं पा रही है कि भैया वो करना क्या चाह रहे हैं। वो कभी आज यहाँ है, कल वहां है, कल किसी और के साथ हैं, आज वो अपना दल बना रहे हैं। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधों पर पैर रखकर जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद। तमाम तरह की जो बातें वो इस वक्त की जा रही। अब किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये एक बड़ा सवाल है। केपी मलिक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सर आपका स्वागत है 4 PM पर। जी नमस्कार। सर एक थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में चल रही है। चंद्रशेखर आजाद ने कल जो मुलाकात की है स्वामी प्रसाद मौर्य से और ये कहा जा रहा है कि अखिलेश वाला जो फार्मूला है वो चंद्रशेखर आजाद अपनाने जा रहे हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये जो थर्ड फ्रंट अगर बनेगा तो कितना कामयाब होता है और इससे किसको नुकसान, किसको फायदा होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोशिश कर सकती है जी। कि एक थर्ड फ्रंट बने और उससे इंडिया गठबंधन को नुकसान किया जा सके। लेकिन मुझे लगता है हम थोड़ी जल्दबाजी में हैं। अभी इस तरह की कोई चर्चा तो इन लोगों ने की नहीं है। ये तो मिलने मुलाने का एक फॉर्मूला चलता रहता है और तमाम सियासी दल अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए इस तरह का एक दूसरे को मिलना, इस तरह की चर्चाएं चलाना वो चलता रहता है चुनाव से पहले। जाहिर सी बात है 2027 में चुनाव है तो उससे पहले इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होंगी, आपको देखने को मिलेंगी। चंद्रशेखर कुछ दिन पहले आपको याद होगा आजम खान से भी मिले थे। चंद्रशेखर बीच बीच में तमाम लोगों से मिलते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि चंद्रशेखर राजनीति के नए खिलाड़ी हैं और वो भी राजनीतिक पैंतरेबाजी कर रहे हैं। अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए तमाम सियासी दल और तमाम नेता ये पैंतरेबाजी चुनाव से पहले करते हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है कि अगर थर्ड फ्रंट बनता है, अगर थर्ड फ्रंट की परिकल्पना उत्तर प्रदेश में की जाती है तो उस थर्ड फ्रंट में कौन कौन होंगे। दूसरी बात ये होगी कि वो थर्ड फ्रंट किसको नुकसान पहुंचाएगा और किसको फायदा पहुंचाएगा, इस पे भी विश्लेषण होगा। तीसरी बात ये होगी अगर ये थर्ड फ्रंट बनता है
जिन नेताओं से चंद्रशेखर मिले हैं या जो चर्चा में हैं, उनमें जी, स्वामी प्रसाद मौर्य है, आजम खान है, ओवैसी हैं। अब ये 3 नेताओं के इर्द-गिर्द बात घूम रही है और चौथे चंद्रशेखर हैं और माना ये जा रहा है कि चंद्रशेखर ये कवायद कर रहे हैं थर्ड फ्रंट बनाने की। तो जी, सबसे पहला सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इन तीनों नेताओं में सबसे जूनियर चंद्रशेखर हैं। तो क्या ये तमाम नेता चंद्रशेखर का नेतृत्व स्वीकार करने की स्थिति में हैं? एक। हुँ, दूसरी बात ये है, क्या ये फ़ॉर्मूला अगर बनता है तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? हुँ, दूसरा सवाल ये है। तीसरा सवाल ये है कि क्या इसकी तैयारी हो रही है? और अगर इसकी तैयारी हो रही है, तो इसकी तैयारी के पीछे कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह का इशारा किया गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत दिनों से जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बात कर रहा है, समाजवादी पार्टी बात कर रही है, कांग्रेस बात कर रही है, चंद्रशेखर बात कर रहे हैं, मायावती कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही है। कभी जो है आकाश आनंद को लॉन्च करती है, कभी वापस ले लेती है, फिर लॉन्च करती है। क्योंकि अगर हम राजनीति देखते हैं हुँ, बसपा सुप्रीमो मायावती की, उनकी क्लियर राजनीति रहती है कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इस बार इतनी कन्फ्यूजन की स्थिति में मायावती जी दिखाई दे रही है, तो ये जताता है कि ये पीछे से कहीं न कहीं कोई आवाज़ आ रही है और उसके इशारे पे मायावती जी काम कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि जी, इतने बड़ी उठापटक उत्तर प्रदेश में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी शांत है। क्यों? हुँ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो गई है क्या? ये मान लिया जाए क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी इंटरनल अगर आप देखेंगे बहुत सारे तामझाम चल रहे हैं और अभी आपको उत्तर प्रदेश में कई सारे बदलाव होंगे। उसके हुँ, बाद आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश भाजपा में भी कई लोग टूट सकते हैं, कई लोग हुँ, नए आ सकते हैं, कई लोग जा सकते हैं क्योंकि 2027 का चुनाव जो है वो धीरे-धीरे नज़दीक आता जा रहा है। तो हुँ, 27 की तैयारियों के तहत ये सारी कवायदें उत्तर प्रदेश में हो रही है और मुझे जी, लगता है कि इन पे विश्लेषण करने के लिए मुझे लगता है अभी बहुत ज़्यादा जल्दीबाज़ी है। जी। हुँ। नहीं, लेकिन क्या असर लगता है आपको कि चंद्रशेखर को भी लगता है कि 27 में अगर मैदान में उतरना है, तो किसी का हमको साथ ज़रूर चाहिए और पंचायत चुनाव जो है, वो तो सेमीफ़ाइनल है ही, उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद उतर रहे हैं। तो क्या उनको उनको ये भी पता है कि इंडिया गठबंधन के में एंट्री उनकी होने वाली है नहीं, वहाँ दाल गलेगी नहीं, जिस तरीके से पिछली बार उनकी दाल वहाँ पर नहीं गली। बीजेपी और एनडीए के साथ में वो जा नहीं सकते हैं। जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके हाथ से फिर खिसक जाएगा। तो क्या एक उनको साथी की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों के एक बड़े नेता माने जाते हैं, भले ही उनके पास अभी वो उतना वोट बैंक ना हो। तो क्या एक सहारा है चंद्रशेखर आज़ाद किसी का लेना चाह रहे उत्तर प्रदेश में कि हम उसके साथ में चलें? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्वामी जी, प्रसाद मौर्य पुराने नेता हैं और इसमें कोई दो हाँ, राय नहीं है कि वो अम्बेडकरवादी हैं और पिछड़ों में, दलितों में उनका भी एक अच्छा खासा असर उत्तर प्रदेश में है, पुराने नेता हैं। हुँ, मायावती के साथ भी रह चुके हैं, समाजवादी में भी रह चुके हैं और हाँ, पुराने नेता हैं, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर लड़ने में मुझे कोई इसमें अनोखी बात दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि मैंने जैसा कि पहले कहा कि चंद्रशेखर राजनीति के नए हुँ, खिलाड़ी हैं। उत्तर हुँ, प्रदेश में वो अपनी राजनीति का भविष्य तलाश रहे हैं। उनको हुँ, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। ऐसे में वो तमाम गठबंधन करेंगे, तमाम पैंतरेबाज़ी करेंगे, तमाम सियासी जो हरकतें होती हैं, तमाम जो सियासी उठा-पटक होती हैं, वो सब करेंगे। वो पर्दे के पीछे भी करेंगे, पर्दे के आगे भी करेंगे। क्यों ना करें हुँ, जब बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे बड़ी कौन-सी ताकतें हैं, ऐसा हुँ, भी कुछ है क्या? हमें वो भी देखना होगा। खाली हुँ, चंद्रशेखर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लेवल पे मिल रहे हैं या कहीं हुँ, और से इशारा है, हम इसका भी हुँ, ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम ये सोचते हैं कि ऐसी बात नहीं है और चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य मिल रहे हैं और आज़म हुँ, खान भी मिल रहे हैं, ओवैसी भी मिल रहे हैं, ये मिलके अपना एक थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको हुँ, फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन कितना फ़ायदा होगा और इसका बड़ा नुकसान किसको होगा, बड़ा फ़ायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को होगा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो क्या हुँ, ऐसी गलती आज़म खान करेंगे? क्या ऐसी गलती स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे? अभी तो ये देखना होगा। क्योंकि आपको देखना होगा कि अभी रिसेंटली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। जी, हुँ, उसमें भी लोग अपना आकलन कर रहे हैं अपनी पार्टी में कितनी जान है, कितना हमारा वोट बैंक है,
कि हमारा धरातल पे क्या स्थिति है, इसको इसका आकलन करने के लिए भी तमाम पार्टियां जो है वो मंथन कर रही हैं और अभी वो चुनाव में जा रही हैं। हालांकि वो बात अलग है कि इसमें आपका सिंबल पार्टी का नहीं होता है, लेकिन ये जी, बात होती है कि कौन किसके लोग कहाँ लड़ रहे हैं, क्योंकि पंचायत का चुनाव है तो मालूम हो जाता है और उसमें मोटा मोटी एक आइडिया निकल के आ जाता है कि किसका धरातल पे असर है और किसका नहीं है। जी। सर आज़म खान की आप बात कर रहे हैं, तो उनकी नाराज़गी भी कई बार खुलकर सामने आई। तो क्या लगता है कि जो ये थर्ड फ्रंट मान लीजिए अगर बनता है भविष्य में, तो आज़म खान क्या आ सकते हैं इनके साथ में? क्योंकि ये रिश्ते भी अच्छे हैं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में आज़म खान के। वो कई बार जेल में मुलाकात भी कर चुके हैं और उनकी नाराज़गी तो कई बार खुलकर सामने आई। एक जो लेटर कुछ साल पहले आया था उनका, उसमें भी नाराज़गी दिखी थी। तो क्या लगता है कि भविष्य में आज़म खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ओवैसी जैसे कि आपने पहले कहा, तो ये सब एक साथ आ सकते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये इसमें कोई राजनीति में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता। राजनीति है, उसमें जी, कुछ भी हो सकता है, होता रहा है, पहले आपने देखा है। जी, लेकिन यहाँ पे आज़म खान इतनी आसानी से कहीं चले जाएँगे। अखिलेश हुँ, से आज़म खान की, उनके परिवार की कोई नाराज़गी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि हुँ, पिछले दिनों हमने जिस प्रकार से देखा था, आज़म खान और उनके परिवार ने अखिलेश जी, यादव और समाजवादी पार्टी के प्रति नाराज़गी ज़ाहिर की थी। लेकिन हमें हुँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि वहीं शिवपाल यादव के और आज़म खान के बहुत मधुर बिल्कुल। रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत मजबूत रिश्ते हैं। तो क्या ऐसे में वो शिवपाल के अगेंस्ट आज़म खान जाएँगे? शिवपाल आज की डेट में अखिलेश के साथ हैं, समाजवादी पार्टी का काफ़ी कंट्रोल शिवपाल के हाथ में है। तो ऐसे में क्या आज़म खान कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट जाए? ये भी हमें देखना होगा। अगर कड़वाहट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आज़म खान शिवपाल की भी चिंता नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। अन्यथा शिवपाल को छोड़ के आज़म खान हुँ, जाएँगे, मुझे इस पे थोड़ा संशय है। हुँ। दलित वोट बैंक का सर बिखराव आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर जो वोट है दलितों का वो इंडिया अलायंस के साथ में गया। उसके बाद फिर बीजेपी ने भी दलित वोट को अपने पाले में करने के लिए कई बड़ी रणनीतियाँ बनाई। अभी हाल ही में जो है बीजेपी की एक योजना है, रणनीति है कि जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो दलित छात्र हैं उनको जोड़ा जाए और वही काम चंद्रशेखर आज़ाद भी कर रहे हैं। तो जो दलित वोट बैंक का जो बिखराव है, 22% का जो वोट है दलितों का उत्तर प्रदेश में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर ये थर्ड फ्रंट बन रहा है, तो फिर तो तीनों में जो है दलित वोट बैंक का एक बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आप चंद्रशेखर की बात करते हैं और दलितों की बात करते हैं, चंद्रशेखर के साथ खाली दलित ही नहीं आया है, उसमें मुस्लिम भी है। बिल्कुल। जी, और दलित और मुस्लिम अगर मिलके कहीं जाता है तो पार्टी बहुत ऊपर चली जाती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो। उसमें जी, आप समाजवादी को देखें, राष्ट्रीय लोकदल को देखें, चंद्रशेखर को देखें, किसी को भी आप देखते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक साथ मिलके बड़ा नुकसान करते हैं। उससे हुँ, भारतीय जनता पार्टी भी चौकन्नी है और हुँ, भारतीय जनता पार्टी भी उस नज़र से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो आने वाले समय में आप बदलाव देखेंगे, उसमें जी, कई जो पिछड़े और दलित समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी ताकत बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और भारतीय हुँ, जनता पार्टी कई सारी ऐसी स्कीम लेके आएगी, कई सारी ऐसी जो है चाहे वो मंत्रालय किसी को दिया जाए, जी, चाहे रेहड़ियाँ बाँटने का काम हो, दलितों को भरमाने का पूरा काम करेगी। हुँ, लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि ब दलितों की जो सबसे बड़ी नेता है मायावती, वो क्या करती हैं? हाल-फिलहाल अगर हम उनके व्यवहार से देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग कदम वो अपने वोट बैंक के लिए, अपनी पार्टी के लिए करती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही है। उसकी कमजोरी का फ़ायदा चंद्रशेखर हुँ, आज़ाद को मिल रहा है। उसी की कमजोरी का फ़ायदा पिछले 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला था। तो हुँ, समाजवादी पार्टी अभी बहुत ज़्यादा उत्साहित है उस चीज़ को लेके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में वो है, तो वो मान के चल रही है कि मुस्लिम और दलित को आना समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी है। दलित हुँ, का और मुस्लिम का समाजवादी पार्टी में आना मजबूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। तो हुँ, ऐसे में कितनी सेंध चंद्रशेखर लगा पाएँगे, कितनी बाकी लोग लगा पाएँगे, स्वामी हुँ, प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर मिलके क्या करेंगे, ये सब आने वाले समय में पता लगेगा। अभी मुझे हुँ, लगता है कि बहुत जल्दी हम इस बात पे विश्लेषण कर रहे हैं। अभी थोड़ा समय इनको देना चाहिए कि और क्या-क्या होता है। अभी बहुत जल्दीबाज़ी है, हुँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो पंचायत
पंचायत चुनाव होंगे, इसके बाद तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी और चुनाव का समय भी नज़दीक आ जाएगा। तो उससे एक आकलन करने में हमें बड़ी सुविधा होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सर मायावती की अगर हम बात करें तो वो लगातार तीखे हमले बोल रही हैं चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर। अभी हाल ही की बात है कि उन्होंने बिना नाम लिए चंद्रशेखर को बरसाती मेढक बता दिया और ये कहा कि बसपा को कमज़ोर करने के लिए जो है ये छोटे-छोटे जो दल हैं वो बनवाए जा रहे हैं। एक बड़ा आरोप मायावती ने लगाया कि बसपा को कमज़ोर किया जा रहा है और आकाश आनंद का जो कद बढ़ा है कहा कि उससे लोगों में बेचैनी है। लेकिन मायावती जिस तरीके से इशारों-इशारों पर चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला बोल रही है, लेकिन देखा ये भी गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद उस पर कोई बड़ा हमला नहीं बोल रहे हैं, कोई तीखा जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मायावती ने जिस तरीके से उन पर टिप्पणी की, हालाँकि नाम नहीं लिया, तो उस पर जब मीडिया ने उनसे बात की चंद्रशेखर से, तो उन्होंने कोई उसका बड़ा हमला नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मैं मायावती जी का आज भी सम्मान करता हूँ। तो दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। लेकिन जिस तरीके से इस वक़्त चंद्रशेखर आज़ाद राजनीति कर रहे हैं, अगर उनकी जगह कोई और नेता होता, शायद वो बड़ा हमला बोलता मायावती के ऊपर। लेकिन उन्होंने कोई वैसी बात नहीं की। देखिए, आपको ये समझना होगा कि आज भी दलितों की बड़ी नेता मायावती हैं और जी, मायावती का दलितों में और पिछड़ों में और उनके वोटरों में बहुत सम्मान है। और हुँ, वो मिशन लेके चल रही है, मिशन कांशीराम मिशन अंबेडकर लेके चल रही हैं। सेम मिशन चंद्रशेखर लेके चल रहे हैं। चंद्रशेखर इस बात को भली-भाँति जानते हैं कि अगर जी, वो मायावती पे कोई अनर्गल टिप्पणी करते हैं, हुँ, मायावती पे कोई इस तरह का सवाल उठाते हैं, मायावती के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। वो चाह के भी मायावती के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और मैं अगर मैं कोई भी समझदार व्यक्ति होगा, वो इस बात को हुँ, मानेगा कि उनको मायावती के साथ कोई डायरेक्ट लड़ाई उस तरह की नहीं लड़नी है, उनको अपना काम करना है। हुँ, मायावती भी सीधे-सीधे हमला नहीं कर रही, मायावती ने हुँ, नाम नहीं लिया है। उन्होंने बिल्कुल। इंडिकेशन दिया है कि इस तरह की चीज़ें हैं और वो भी हुँ, जान रही है। अब मायावती का अगर आप पिछले 10 साल, 11 साल का कार्यकाल देखेंगे, तो उसमें जी, मायावती ने पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को खड़ा करने के लिए, संगठन के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हों, हमें तो ऐसा दिखता नहीं है। दूसरा, आपने अपने भतीजे को लॉन्च भी किया, पार्टी में लेके आए, लेकिन उसको आपने ही उसको नीचे गिराने का काम किया, आपने उसको बाहर कर दिया। आपने उसको कहा कि ये तो बहू की सुनता है, ससुर की सुनता है, ये करता है। आपने ही उसको बदनाम करने की कोशिश की और आप फिर हुँ, उसकी दोबारा वकील बन गई हैं। तो इससे इससे समझ में ये आता है आप खुद कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, तो हुँ, मायावती की इसी कन्फ्यूजन की स्थिति का फ़ायदा चंद्रशेखर को मिल रहा है। चंद्रशेखर अपने समाज में लोकप्रिय हो रहे हैं। तो इससे हुँ, कहीं न कहीं मायावती में एक हड़बड़ाहट दिखाई देती है। मायावती को लगता है अगर यही सिचुएशन रही, यही चलता रहा, तो कहीं न कहीं बसपा अपना अस्तित्व बचाने में नाकामयाब भी हो सकती है। क्योंकि आज हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रशेखर के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। चाहे वो बिल्कुल। संसद के तौर पे हों, चाहे वो एक सांसद हैं, वो कहीं भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं, बोलते हैं, कहीं भी कोई घटना होती है, वो उस पर संज्ञान लेते हुए स्पॉट पे पहुँचते हैं। सांसद होने के नाते प्रशासन के लोग भी उनको तवज्जो देते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में अगर हम मायावती या आकाश आनंद को देखते हैं, उनके पास कोई इस तरह का पद नहीं है, इस तरह हुँ, की कोई आवाज़ नहीं है, वो खाली ट्विटर पे ट्वीट कर देने से कुछ नहीं होता है। संसद हुँ, में कोई भी सवाल अगर उठाता है, कोई भी सवाल चंद्रशेखर पूछता है, तो बाहर आके मीडिया से भी बात करने का उनको मौका मिलता है और उनकी बात मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जाती है। तो ये हुँ, फ़ायदा कहीं न कहीं चंद्रशेखर को मिल रहा है और इससे मायावती कहीं न कहीं आहत है। मायावती को लगता है कि एक बड़ा नुकसान बसपा को हो रहा है और अभी ये चलेगा। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी 4 साल तक इसी तरह से चलता रहेगा। 4 साल में बसपा का क्या हाल होगा? आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से बसपा को पनपने नहीं देगी, क्योंकि ये सीधा फ़ॉर्मूला है, जब-जब बसपा मजबूत होती है, तब तक भाजपा कमज़ोर होती है। जब बसपा ने अपने बलबूते पे सरकार बनाई थी, हुँ, 2% पे सिमट गई थी भाजपा और आज भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना के आई है, तो बसपा सिमट गई है 8% पे। तो अगर बसपा मजबूत होती है, उसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि मायावती मजबूत हो, जी। उनकी पार्टी मजबूत हो। मायावती और उनकी पार्टी जितना कमज़ोर होगी, उतना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा।
लेकिन इसमें ये भी दो राय नहीं है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को भी होगा, और चंद्रशेखर को साधने के लिए, चंद्रशेखर को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद सब करेगी। और वो कितना कामयाब होती है, चंद्रशेखर उसके जाल में कितना फंसते हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा आपको। जी। ठीक सर, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर को भी आप सुन रहे थे। आप बता दें कि जिस तरीके से लखनऊ में कल स्वामी प्रसाद मौर्य और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की जो मुलाकात हुई है, हालांकि जैसा कि अभी केपी सर ने कहा कि बहुत जल्दी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब कोई दो बड़े नेता की मुलाकात हो रही हो और जब पंचायत चुनाव में अगले साल पंचायत चुनाव हो, उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हो, तो फिर ये चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार वजह क्या है इन दोनों नेताओं की जो मुलाकात हुई है। लेकिन अब जो अटकलें हैं वो यही लगाई जा रही है कि ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में एक थर्ड फ्रंट बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।